हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब पहला चैप्टर, उसके आगे का कंटेंट अपन देखते हैं और विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की नज़र में और 3 या 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर और एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष वाला वीडियो और एक लास्ट वाले टॉपिक का बल और बल आघूर्ण वाला वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, वो आप पीछे जाकर है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ आज अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, 2 सिचुएशन होती हैं, एक एक्सियल पोजिशन और एक इक्वेटोरियल पोजिशन, यानी द्विध्रुव की अक्ष और एक होती है निरक्ष। अक्ष कौन सी होती है? ये जो द्विध्रुव होता है, आपको बताया हुआ है कि परिमाण में समान 2 चार्ज प्रकृति में विपरीत जब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में रखे होते हैं तो इस पैर को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। और एक वर्ड और आता है आदर्श द्विध्रुव का, कि आदर्श द्विध्रुव क्या होता है। अगर अभी यहाँ पर क्या था, एक यहाँ पे चार्ज है, दूसरा यहाँ पे चार्ज है, ऑलरेडी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो जाए, नगण्य हो जाए और इन आवेशों का मान इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, तो उस स्थिति में उसको हम आदर्श द्विध्रुव बोलते हैं, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब वैसे भी आप जानते हैं कि वर्ड आदर्श लग गया पहले तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर एक ही पॉइंट पर प्लस और माइनस इकट्ठा हो जाएंगे तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी अक्ष पर। तो अक्ष क्या है? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा होती है, इसको हम उस द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। एक होता है निरक्ष, इक्वेटोरियल। ये जो मिड पॉइंट होता है उस द्विध्रुव का, इसके मध्य बिंदु से ये जो लंबवत लाइन गुजरती है, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव की निरक्ष। तो ये वाली चीज निरक्ष पर पहले मैं बता चुका हूं और यहां अपन बात करेंगे अक्ष पर। क्या दिया है? मध्य बिंदु O। हमें कहा गया है इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे यहां पर कोई एक पॉइंट गिवन है P, और इस पॉइंट P पर हमें पूछा है कि यहां बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। अब देखो द्विध्रुव की लंबाई ऑलरेडी हम कितना लेकर चल रहे हैं? 2D, ताकि आधा करें तो इजी हो जाए हमारे लिए। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ विद्युत क्षेत्र कितने आवेशों के कारण होगा? तो अपने को पता है कि इधर 2 आवेश हैं तो 2 के कारण होगा। अब सबसे पहले प्लस के कारण देखें, यहाँ प्लस है, इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं तो प्लस से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है, आपको तरीका बताया हुआ है। तो बिंदु P पर उस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इधर, ये हो गया EA वेक्टर। यहाँ क्या है? माइनस Q चार्ज, इस माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस में अंदर की ओर, ये हो गया इस डायरेक्शन में AB वेक्टर। माइनस में आकर्षण होगा, आकर्षण में जिसके कारण निकालते हैं अपन उधर ही जाते हैं। तो यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र हैं वो क्रिएट हो गए, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में आपको बताया हुआ है कि परिणामी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले इस वाले चार्ज के कारण देखें, प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखें प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो वो विद्युत क्षेत्र क्या नाम दिया उसको हमने? EA इज इक्वल्स टू बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, KQ बाई R स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला अपने को लगाना है, KQ बाई R स्क्वायर, देन KQ अपॉन R। अब R क्या है? A के कारण हम P पर निकाल रहे हैं, तो A और P के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये कितनी है बच्चों? 2D का हाफ D। यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? R। देन यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई? R प्लस D। देन डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज R प्लस D। एक ऐसे ही हमें B और P के बीच की डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। देन दिस वन इज R, दिस वन इज D, देन रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी R माइनस D। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? R माइनस D। प्लस Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र हो गया EA इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर। तो R कितना हो गया हमारे पास? R प्लस D का होल स्क्वायर। वेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ डायरेक्शन दिखा दो। EA उधर है, मतलब AP वेक्टर के अलोंग है, तो डायरेक्शन हो गई AP वेक्टर के अनुदिश। सेम ऐसे ही हम किसके कारण, जो माइनस Q चार्ज है, तो माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे।
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा EB। देन EB इज इक्वल्स टू K माइनस, परिमाण ले रहे हैं अपन, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हम डायरेक्शन में कंसीडर कर चुके हैं। डिस्टेंस B और P के बीच की डिस्टेंस हो गई R माइनस D का होल स्क्वायर। अब ये किधर हो जाएगी, P यहाँ पे, B यहाँ पे, एरो देखो EB का इधर है, तो ये हो जाएगा PB वेक्टर के अलोंग, तो PB वेक्टर के अनुदिश। ये दो विद्युत क्षेत्र थे, दोनों हमने निकाल लिए। अब बात आई दोनों का परिणामी निकालने की। तो दोनों का परिणामी निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, और 180 डिग्री में हमें पता है कि परिणामी में हम घटाते हैं, तो EA तथा EB का परिणामी, और EA और EB का परिणामी निकालेंगे तो बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री में हम घटाते हैं तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, और P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP क्या हो जाएगा, घटाते हैं बड़े वाले में छोटे वाले को। अब देखो एक यहां पर था KQ बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर, और एक इधर था KQ बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर। बड़ा कौन है, अंश वाली चीज तो दोनों में सेम है। हर में देखें तो R माइनस डी छोटा है, भाई R प्लस डी की वैल्यू ज्यादा है, R माइनस डी की वैल्यू कम है, तो यहाँ छोटी संख्या का भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि EB की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो बड़ा कौन हुआ, EB। तो EB में से EA को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर दो इनकी। EP इज इक्वल्स टू EB कितना अपने पास KQ अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां ध्यान रखना माइनस वाली टर्म में से प्लस वाली टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इज इक्वल्स टू KQ कॉमन आ रहा है, यहां 1 अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सोल्व कर लेंगे। KQ एलसीएम R माइनस डी R प्लस डी, होल स्क्वायर भी है, एक बार होल स्क्वायर को छोड़ दें, केवल इतना देखो R माइनस डी R प्लस डी, देन एलसीएम विल बी R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, होल स्क्वायर भी लगा दिया, माइनस वाले से इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा R प्लस डी का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस वाले से डिवाइड करोगे तो R माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQ। अब होल स्क्वायर ओपन कर दो, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो R स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, R स्क्वायर डी स्क्वायर से R स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, देन EP इज इक्वल्स टू KQ 2RD प्लस 2RD is 4RD, 4RD अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर KQ। अब देखो यहाँ पे 4RD है, तो एक काम करें 2 को तो मैं पहले ले लेता हूँ, और 2 को मैंने 2D को Q के साथ ले लिया, एक R और बच रहा है R, और अपॉन में है R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2D लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, और Q इंटू 2D क्या होता है P, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देन EP इज इक्वल्स टू 2K, और Q इंटू 2D इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं P, और साथ में क्या है अपने पास R अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे जनरली विद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन अपन लेते हैं, उस डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि द्विध्रुव की लंबाई जो होती है वो बहुत कम होती है, द्विध्रुव बहुत छोटा होता है। तो अगर वो चीज मैं यहाँ पर शामिल करूं तो उस सिचुएशन में अगर मैं एक विशेष स्थिति लूं, और वो विशेष स्थिति ये है कि यदि 2D है वो छोटा है किससे, R से, द्विध्रुव की लंबाई है वो उस डिस्टेंस से बहुत कम है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 2D छोटा तो उसका आधा तो और भी छोटा है R से, और आप स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, D स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर। तो ऐसे में अपन क्या कर दें, ये जो D स्क्वायर है इसको अपन नेग्लेक्ट कर दें। तो D स्क्वायर को नगण्य करने पर क्या मिलेगा अपने को,
ई पी इज इक्वल्स टू 2kpr, डी स्क्वायर को छोड़ दो तो क्या बचा, केवल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन आर की पावर 4, देन यहां से r से एक टर्म कैंसिल, EP इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2kp/r³। ये तो किस में हो गया, अदिश में, स्केलर में। और अगर यहां पर इसको वेक्टर में लिखूं तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, EP वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ KP वेक्टर अपॉन r³। तो ये किस में हो गया, सदिश में। तो इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। फिर देखो यहाँ पे अगर हमसे ग्राफ पूछ लिया जाए कि द्विध्रुव की अक्ष पर E और R के बीच में जो कर्व है वो किस तरीके से आएगा, तो इनके बीच का जब कर्व अपन ड्रॉ करते हैं तो उसमें देखें, R को मैं यहाँ ले रहा हूँ, R को मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और E को मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे। तो R तो कहाँ हो गया हमारे लिए, एक्स एक्सिस पे, और E है वो कहाँ हो गया, वाई एक्सिस पे। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, E और R के बीच में। तो यहाँ देखो अभी दो कांस्टेंट है, K वो भी क्या हो गया कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट है। इट मीन्स E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r³ के। तो द्विध्रुव की अक्ष पर जब E और R के बीच का कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। तो E व्युत्क्रमानुपाती हो गया r³ के। अब यहाँ पर देखो कई बार व्युत्क्रमानुपाती r का भी ग्राफ अपने को बनाना पड़ता है, व्युत्क्रमानुपाती r² का भी बनाना पड़ता है, व्युत्क्रमानुपाती r³ का भी बनाना पड़ता है। ये जो शेप होती है सबकी एक जैसी होती है, मेन डिफरेंस है ढाल का। अगर मैं केवल ये ग्राफ बनाता E व्युत्क्रमानुपाती r तो उसका कर्व इतनी ढाल नहीं होती, उसका नॉर्मल कर्व ऐसे आ जाता। अगर स्क्वायर है थोड़ी सी ढाल ज्यादा, अगर उसमें क्यूब है तो थोड़ी सी और ढाल ज्यादा। तो इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें यहाँ पे EP वेक्टर और P वेक्टर, वेक्टर में लिए हैं दोनों मैंने, तो यहां मैंने दोनों सदिश में लिए हैं, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, और यहां देखें P वेक्टर की दिशा। ये जो आई है अपने को डायरेक्शन मिली है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए देखें कि अगर मैं डायग्राम में देखूं तो डायग्राम में बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, EA जो था, EA हमारा इधर था और EB हमारा इधर था। अब बड़ा कौन सा था, EB बड़ा था, EA छोटा था। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस डायरेक्शन में आया। तो ये E वेक्टर की डायरेक्शन है, EP वेक्टर की डायरेक्शन है इधर, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस। तो P है वो भी इधर, E है वो भी इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वहां पर हमने माइनस नहीं लगाया। द्विध्रुव की निरक्ष पर जब आप तीव्रता देखोगे तो वहां पे वेक्टर फॉर्म में माइनस आ जाएगा, वो रीजन वहां पर मेरा आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से द्विध्रुव की अक्ष है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालते हैं। इसके आगे की वीडियो के लिए अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।